Good morning, class 11. Welcome to our e-learning class. Today we shall start a new chapter, chapter 8. Okay, gravitation. Last time we have completed the chapter rotational motion and system of particles, chapter 7, and today we shall start gravitation, chapter 8. ओके, ग्रेविटेशन में हम क्या बेसिकली पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसमें केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ये अभी सीबीएसई से डिलीटेड है, सीजी बोर्ड से भी हम इसको डिलीट ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस और ये बोर्ड का सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है. और इसलिए हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन एक टॉपिक है बिफोर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको हम नहीं पढ़ेंगे इस बार. और सीबीएसई के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिलीटेड है. 30% आपका सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है ड्यू टू कोविड-19, 30% में ये दो टॉपिक को हमको ग्रेविटेशन से डिलीट करना है, ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से. ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है. ये न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन सिंपली स्टैंडर्ड 9 में ये चैप्टर ग्रेविटेशन आप पढ़े थे, ठीक है. नेचर में बहुत सारा ऐसे फोर्सेस है, ओके, नेचुरल फोर्सेस है, उसमें से एक है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी जिसका मास होता है, जिसका मैटर एक्युमुलेटेड है, जगह मास है, इट इज हैविंग ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट. जिसका भी कोई भी सिस्टम है जिसका मास है, उसका कैपेसिटी रहता है कि किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपने तरफ खींचने का, अट्रैक्ट करने का. दैट इज दैट नेचुरल फोर्स इन एवरी of body in this universe is called gravitational force. इसको न्यूटन्स ने ये थ्योरी दिया था. दैट इंसिडेंट यू आर वेरी मच नोइंग, फॉलिंग ऑफ एप्पल, ओके, एंड ही वाज ऑब्जर्विंग दैट an apple fell from a tree, and he observed, and he gave Newton's law. न्यूटन्स, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है. अगर इस लॉ को बहुत सिंपली अगर हम सोचें, बहुत ही सिंपली कहेंगे, तो अगर इफ देयर आर टू masses m1 and m2 separated by a distance r, ठीक है, then ये कहता है कि the m1 offers a force of attraction to m2, उतना ही फोर्स में m2 भी अट्रैक्ट करता है. they attract each other with a force called gravitational force, ठीक है. इसका मैं स्टेटमेंट लिखता हूं. स्टेटमेंट: every object in the universe attracts every objects in the universe attracts every other objects with a
with a force called gravitational force, दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव इन नेचर है, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of masses of two objects and inversely proportional to square of the distance between them. Square of the distance between them. Every object in the universe attracts every other objects with a force called gravitational force, which is directly proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. You just write down this definition. Okay, this is statement of न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लिखेंगे, मैथमेटिकल ये लिखेंगे। ओके, शुड आई रब इट? यू नोट डाउन दिस। आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में ये चैप्टर 7 तक ही आएगा। ये ग्रेविटेशन चैप्टर हाफ ईयरली में नहीं आएगा, ठीक है। हाफ ईयरली का पोर्शन ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तक ही होगा। ये चैप्टर हम हाफ ईयरली में नहीं पूछेंगे। ओके, तो ये दो मासेस है, तो इसका मतलब है कि F इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स okay, F is directly proportional to m1 into m2. F is directly proportional to, ठीक है, ज्यादा मास होगा तो दोनों के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफर होगा, ठीक है, एंड F is inversely proportional to square of the distance between them, ठीक है। तो F is m1 m2 by r square. F is directly proportional to m1 m2 by r square. Okay, so F is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. ये प्रोपोर्शनल के सिंबल को हम हटाते हैं तब आता है F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड 9 में आप पढ़े थे, आप याद कीजिए। F इज इक्वल टू G इंटू, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम हटा देंगे तो इक्वल टू लिखेंगे, तो इसके बदले हम लिखेंगे G, एक कांस्टेंट लिखेंगे। ये इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्स का कोई भी दो ऑब्जेक्ट के लिए
ये वैल्यू, ये जी का वैल्यू न्यूटन ने कैलकुलेट किया था और वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस कांस्टेंट का वैल्यू को मैं अभी लिखूंगा। where G is universal gravitational constants। ओके, इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट है। जी का वैल्यू कितना है 6.67, ये न्यूटन ने कैलकुलेट किया था। ये जी कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। ये कांस्टेंट का वैल्यू आपने स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़ा था।